दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र से हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर बात कर रहे हैं और भारतीय काव्यशास्त्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी प्लेटो के काव्य सिद्धांतों की और हमने ये जाना था कि प्लेटो जो एक यूनानी दार्शनिक थे, वे मूलतः उन्होंने कोई काव्यशास्त्रीय ग्रंथ नहीं लिखा क्योंकि वे काव्य शास्त्र से संबंधित व्यक्ति नहीं थे। उनका क्षेत्र था राजनीति और राजनीति दर्शन। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने जो भी राजनीतिक दर्शन पर, शासन व्यवस्था पर वक्तव्य दिए समय समय पर, उनमें बीच बीच में प्रसंगवश उन्होंने काव्य सिद्धांतों पर चर्चा की और उन्हीं को बाद के विद्वानों ने काव्य शास्त्र के सिद्धांतों के रूप में संकलित किया, जिन्हें हमने पिछले सत्र में पढ़ा। अरस्तु जो प्लेटो के शिष्य हैं, आज हम उनके अनुकरण सिद्धांत पर बात करेंगे। अरस्तु के प्रमुख रूप से 3 सिद्धांत हमारे सामने आते हैं: अनुकरण सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत और त्रासदी। त्रासदी और विरेचन एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए हम उन्हें एक अलग सत्र में पढ़ेंगे और आज के सत्र में हम केवल अनुकरण सिद्धांत पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि हम ये समझ सकें कि प्लेटो ने अनुकरण के विषय में जो कहा था, अरस्तु यद्यपि प्लेटो के शिष्य हैं, लेकिन फिर भी वे अनुकरण के क्षेत्र में उनसे भिन्न विचार किस प्रकार रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले दोस्तों, हम किसी भी दार्शनिक को जाने, जैसे हम कभी भी किसी रचना को पढ़ते हैं तो उसके कवि के जो कवि होता है, लेखक होता है, उसके जीवन परिचय पर जाते हैं, उसकी रचनाओं पर बात करते हैं, उसके साहित्यिक दृष्टिकोण का विकास कैसे हुआ, ऐसी कोई खास विशेष परिस्थितियां होती हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो आज के सत्र में भी हम इस दृष्टि से अरस्तु के जीवन पर संक्षेप में चर्चा करेंगे, ताकि हम ये जान सकें कि उनका जो दृष्टिकोण काव्य सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आया है, आखिर वह दृष्टिकोण बना कैसे। तो सबसे पहला बिंदु है कि अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ। अरस्तु का जन्म हुआ मकदूनिया, जो कि यूनान का एक क्षेत्र है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मैसेडोनिया। आपने सिकंदर के संदर्भ में मैसेडोनिया का नाम सुना होगा और उनके जन्म का वर्ष है 384 ईसा पूर्व और मकदूनिया के जिस नगर में उनका जन्म हुआ वो है स्तगिरा। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। उनके पिता यानी किसके, अरस्तु के पिता, सिकंदर के पितामह, पितामह यानी दादाजी अमितास, जिनका नाम अमितास था, यानी सिकंदर के दादाजी का नाम था अमितास, उनके चिकित्सक थे और मित्र थे। इस बात को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि यही चिकित्सक के संस्कार आगे जाकर उनके विरेचन सिद्धांत के आधार बनेंगे। तो क्योंकि उनके पितामह, उनके जो पिता थे, वो सिकंदर के दादा अमितास के चिकित्सक थे और मित्र थे, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ संस्कार में मिला होगा अरस्तु को, ये हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। यानी जिस प्रकार एक शिक्षक का बालक अब जन्मजात गुणों के साथ पैदा होता है, शिक्षा देने के जन्मजात गुणों के साथ पैदा होता है, एक चिकित्सक के बालक में भी उसी प्रकार अपने पिता के संस्कार बीज रूप में विद्यमान होते ही हैं, चाहे वह उसका उपयोग करे या ना करे, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं वो संस्कार प्रबल रूप धारण कर किसी न किसी रूप में सामने आते ही हैं। तो वही स्थिति अरस्तु के साथ हुई। उनके पिता क्योंकि चिकित्सक थे और सिकंदर के दादाजी के मित्र थे, ऐसी स्थिति में हम अनुमान लगा सकते हैं कि उनका जो पारिवारिक वातावरण था वो बहुत ही शाही ठाट बाट से भरा हुआ रहा होगा। आगे चलते हैं। और उनके पिता क्योंकि स्वयं एक चिकित्सक थे, इसलिए जाहिर सी बात है एक चिकित्सक पिता क्या चाहेगा अपने पुत्र के भविष्य के विषय में। उसी तरह से अरस्तु के पिता भी चाहते थे कि अरस्तु चिकित्सक बने, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु हो गई और उनके असामयिक निधन ने अरस्तु के जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अरस्तु के पिता का जब निधन हो गया, उसके बाद 365 ईसा पूर्व में अरस्तु एथेंस चले गए, यानी स्तगिरा नगर से एथेंस चले गए और एथेंस में प्लेटो पहले से मौजूद थे, उनकी अकादमी मौजूद थी, तो उस अकादमी में उन्होंने प्रवेश ले लिया। यानी पिता के निधन के बाद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो अरस्तु के जीवन में आया कि उन्होंने अपने उस स्तगिरा नगर को छोड़ा और वे एथेंस आ गए। एथेंस में उनको जानकारी प्राप्त हुई कि प्लेटो नाम के एक शिष्य हैं, एक गुरु हैं,
तो उनके शिष्यत्व में जाने का निर्णय उन्होंने किया और इस तरह से प्लेटो से उनकी मुलाकात यानी अरस्तु की मुलाकात हुई और उनके जीवन की दिशा निर्धारित हो गई। अरस्तु ने प्लेटो के शिष्यत्व में 20 वर्ष तक अनेक विद्याओं का विधिवत अध्ययन किया। इस समय से 20 वर्ष का समय दोस्तों कोई छोटा समय नहीं होता। हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि अरस्तु ने क्या कुछ प्लेटो से ज्ञान के रूप में ग्रहण किया होगा, लेकिन उसके बावजूद जब हम उनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उनके सिद्धांत प्लेटो के सिद्धांतों से एक कदम आगे की सोच रखते हैं। प्लेटो अरस्तु से बहुत अधिक प्रभावित थे। जब वो प्लेटो की एकेडमी में दाखिला उन्होंने ले लिया तो प्लेटो उनके ज्ञान विज्ञान से, उनकी प्रखर प्रतिभा से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और जब भी कभी शिष्यों की बात चलती तो वे अक्सर अरस्तु को कहा करते थे द माइंड ऑफ द स्कूल, यानी वो अकादमी का मस्तिष्क कह करके अरस्तु को पुकारते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अरस्तु की बुद्धिमत्ता की सीमाएं क्या हैं। अरस्तु मकदूनिया के राजा फिलिप के पुत्र सिकंदर के गुरु थे। यानी मकदूनिया यानी मैसेडोनिया, जहां पर उनके दादा अमितास के चिकित्सक और मित्र हुआ करते थे, उसी तरह से अरस्तु ने सिकंदर के गुरु होने का गौरव प्राप्त किया। सिकंदर के नाम से आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। 335 ईसा पूर्व के लगभग अरस्तु ने एथेंस के निकट एक स्थान है अपोलो, इसे भूलना नहीं है, अपोलो नामक स्थान पर ल्यूकेउम नामक एक अकादमी की स्थापना की। यानी जिस तरह से प्लेटो ने अपनी अकादमी की स्थापना की थी, उसी तरह से उसी अपने गुरु के कदमों पर चलते हुए अरस्तु ने ल्यूकेउम नामक एक अकादमी की स्थापना की और इसकी स्थापना की गई थी अपोलो नामक स्थान पर, जो कि एथेंस के निकट था और स्थापना का वर्ष था 335 ईसा पूर्व। वे 62 वर्ष जिए और अपने 62 वर्ष के जीवन काल में अरस्तु ने 400 ग्रंथ लिखे और इनमें से 2 ग्रंथ उनके साहित्य शास्त्र से संबंधित हैं, जो कि है, पहला ग्रंथ है रेटोरिक अर्थात अलंकार शास्त्र और दूसरा है पोएटिक्स अर्थात काव्य शास्त्र। ये दोनों ही ग्रंथ साहित्य शास्त्र से संबंधित हैं। अपने ग्रंथ में काव्य शास्त्र, इस ग्रंथ में जो भूमिका अरस्तु ने लिखी है उसमें वे स्पष्ट रूप से अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं, जो कि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। वे लिखते हैं आवर सब्जेक्ट बीइंग पोइट्री, यानी हमारा सब्जेक्ट यानी चर्चा का विषय, सब्जेक्ट यानी चर्चा का विषय, आवर सब्जेक्ट बीइंग पोइट्री यानी हमारी चर्चा का विषय क्योंकि पोइट्री यानी कविता है। आई प्रपोज टू स्पीक ऑन नॉट ओनली ऑफ द आर्ट इन जनरल, इसलिए मैं कला के बारे में सामान्य बात नहीं करूंगा, बट ऑल्सो ऑफ इट्स स्पीसीज एंड देयर रेस्पेक्टिव कैपेसिटीज, बल्कि किस बारे में बात करूंगा, मैं न केवल कला के भेदों, उसके रेस्पेक्टिव यानी उसकी क्रमिक सामर्थ्य यानी विशेषताओं पर भी बात करूंगा, और इसके साथ और किस पर बात करूंगा, ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लॉट, प्लॉट मतलब कथावस्तु, कथावस्तु की स्ट्रक्चर यानी संरचना, कथावस्तु की संरचना पर भी बात करूंगा। किसकी कथावस्तु, क्योंकि हम कविता की बात कर रहे हैं तो अरस्तु कह रहे हैं कि जो कविता की जो कथावस्तु होती है, जिस विषय को आधार बनाकर कविता लिखी जाती है, उसकी संरचना, उसकी बुनावट, उसकी कसावट कैसी होनी चाहिए, उसके विषय में भी बात करूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लॉट रिक्वायर्ड फॉर अ गुड पोएम, जिसकी आवश्यकता एक श्रेष्ठ कविता लिखने के लिए होती है। एक बार फिर से समझ लेंगे, आवर सब्जेक्ट बीइंग पोइट्री, हमारा विषय, क्योंकि हमारी बातचीत का विषय क्या है, कविता। आई प्रपोज टू स्पीक नॉट ओनली ऑफ द आर्ट इन जनरल, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि मैं सामान्य कला की बात करूंगा। मैं किस बात का समर्थन करता हूं कि मैं कला के सामान्य चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि ऑल्सो ऑफ इट्स स्पीशीज, इसके भेदों की, अलग अलग भेदों की चर्चा करूंगा, एंड देयर रेस्पेक्टिव कैपेसिटीज, उनकी क्षमताओं की बात करूंगा, ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लॉट, और एक अच्छी कविता के लिए किस प्रकार का कथानक जरूरी होता है, उसमें कौन कौन से तत्व होने चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर अ गुड पोएम, इसकी भी चर्चा करूंगा, ऑफ द नंबर एंड नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ अ पोएम, और इसके अलावा और क्या चर्चा करूंगा, एक कविता
में कौन सी मूलभूत विशेषताएं होती हैं जो उसे श्रेष्ठ बनाती हैं, उसके जो संगठित करने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट यानी संगठित करने वाले कौन से तत्व होते हैं, उनकी भी मैं बात करूंगा। एंड लाइकवाइज, और इसी प्रकार, ऑफ एनी अदर मैटर्स इन द सेम लाइन ऑफ इंक्वायरी, इस क्रम में और जितने भी ऐसे तत्व आएंगे, जितने भी ऐसे बिंदु आएंगे जिन पर चर्चा करना जरूरी है, उन सब की मैं चर्चा करूंगा। यानी इस भूमिका का एक स्पष्ट सा संकेत है अरस्तु के द्वारा दिया गया कि वे इस पुस्तक में केवल और केवल कविता पर बातचीत करना चाहते थे, कविता की संरचना, उसके उद्देश्य, उसकी प्रक्रिया पर बात करना चाहते थे। Let us follow the natural order and being with the primary facts। और आगे वो क्या लिखते हैं कि चलिए, let us follow यानी चलिए हम अनुकरण करते हैं किसका, जो प्राकृतिक क्रम है, बातचीत का जो प्राकृतिक क्रम है वहां से बात करते हैं। यानी हम मूल तत्व से बात करते हैं और फिर उसको धीरे धीरे क्रमिक रूप में जैसे जैसे बिंदु आएंगे वैसे वैसे उनकी चर्चा करते चलेंगे। इसका अर्थ है, अर्थात हमारा विषय काव्य है, अतः मैं केवल कला की ही सामान्य रूप से चर्चा नहीं करूंगा, कथानक विन्यास के उन रूपों पर भी प्रकाश डालूंगा जिनकी उत्कृष्ट काव्य के लिए आवश्यकता है। साथ ही मैं उसके निर्माता अवयवों, कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्ट्स की संख्या तथा प्रकृति और ऐसे अध्ययन के लिए समीचीन यानी उपयुक्त, उपयोगी, उपयुक्त अन्य आवश्यक विषयों पर भी विचार करूंगा। मैं स्वाभाविक क्रम से मूल तथ्यों से प्रारंभ करूंगा, यानी क्रमबद्ध रूप से वे अपने काव्यशास्त्र नामक ग्रंथ में कविता के विभिन्न बिंदुओं पर, विभिन्न पहलुओं पर बात करना चाहते थे। स्पष्ट है कि अरस्तु का काव्यशास्त्र कोई व्यवस्थित ग्रंथ नहीं है, उनका एक विशद व्याख्यान है। अरस्तु का निधन 322 ईसा पूर्व में हुआ। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, तथापि दोनों के कला विषयक विचारों और उनकी स्थापनाओं में व्यापक अंतर है। यानी अरस्तु क्योंकि प्लेटो के शिष्य थे, इसका ये मतलब बिल्कुल हमें नहीं लेना है कि प्लेटो के विचारों का ही अनुकरण अरस्तु ने किया हुआ, क्योंकि अरस्तु स्वयं एक बुद्धिजीवी थे और उन्हें उनके गुरु प्लेटो अकादमी का मस्तिष्क कह करके पुकारते थे। तो ऐसी स्थिति में हम ये अपेक्षा कर ही नहीं सकते कि अरस्तु ने अपने गुरु के विचारों का हूबहू अनुकरण किया होगा। प्लेटो ने युगीन, अब क्या बेसिक अंतर है, मूलभूत अंतर इन दोनों की, प्लेटो की और अरस्तु की विचारधारा में क्या है उसे जान लेते हैं। प्लेटो ने युगीन पूर्व धारणाओं के संदर्भ में काव्य को परखा, यानी प्लेटो का काव्य की परीक्षा करने का, काव्य का विश्लेषण करने का आधार क्या था, युग में, उनके समय में पहले से जो धारणाएं चली आ रही थी उनके संदर्भ में उन्होंने काव्य का विश्लेषण किया। दूसरी बात, उस पर उपयोगिता, नैतिकता, सात्विकता, दार्शनिकता आदि की सीमाएं आरोपित कर दी। यानी काव्य की उपयोगिता के अपने अलग नियम बनाए, काव्य की नैतिकता के अलग नियम बनाए, उसमें सात्विक गुण होने चाहिए, उसमें दार्शनिकता होनी चाहिए। इस प्रकार कविता को एक प्रकार से नैतिक मूल्यों के कटघरे में कैद कर दिया प्लेटो ने, जबकि कविता हृदय की एक स्वतंत्र स्वच्छंद अभिव्यक्ति है। अरस्तु ने काव्य के विषय में इस तरह का कोई कार्य नहीं किया। अरस्तु ने काव्य के अस्तित्व को वास्तविक और आनंददायक माना कि जिस रूप में वास्तव में कविता है उस रूप में ही अरस्तु ने उसे स्वीकार किया और उसी दृष्टिकोण पर, उसी आधार पर चलते हुए उन्होंने काव्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, यानी काव्य के स्वरूप के विषय में अपनी मान्यताएं अभिव्यक्त की। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, जिसको कहा गया है थियोरी ऑफ मिमेसिस। मिमेसिस एक यूनानी शब्द है। अरस्तु ने हिंदी के अनुकरण शब्द के लिए ग्रीक भाषा के मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया, जो संभवतः उन्होंने अपने गुरु प्लेटो से ग्रहण किया था। इसके अलावा दोस्तों, पहले के ग्रंथों में यूनान में मिमेसिस शब्द का प्रयोग बार बार मिलता है। तो ये शब्द अरस्तु के द्वारा जो प्रयुक्त किया गया, ये कोई नया शब्द नहीं था, बल्कि उनके गुरु के द्वारा भी प्रयुक्त किया गया था और अन्य विद्वानों ने भी इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन जिस अर्थ में अरस्तु ने प्रयोग किया वो एक व्यापक अनुकरण है, यानी मिमेसिस का एक व्यापक अर्थ है। अरस्तु ने काव्य को राजनीति एवं नीति शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा। इस बात को कहने की हमें आवश्यकता यहाँ क्यों पड़ रही है, क्योंकि अरस्तु के गुरु प्लेटो ने
काव्य को राजनीति और नीति शास्त्र के संदर्भ में ही देखा था। उनकी दृष्टि में वही कविता उपयोगी थी जो राज्य के लिए उपयोगी है, शासन व्यवस्था के लिए उपयोगी है और नागरिकों का चरित्र का उत्थान करती है, यानी नैतिक मूल्यों की समर्थक है। शेष सभी कविताएं उनकी दृष्टि में बेकार थी, व्यर्थ थी, निरर्थक थी। लेकिन अरस्तु ने इस दृष्टिकोण से कविता को नहीं देखा, बल्कि सौंदर्य शास्त्री की दृष्टि से देखा। उन्होंने कविता का मूल्यांकन एक सौंदर्य शास्त्री की दृष्टि से किया, राजनीति और नीति शास्त्र के दृष्टिकोण से नहीं। प्लेटो काव्य में बाह्य जगत की वस्तुओं का बिंब प्रस्तुत कर कवि के अनुकरण कर्म को पूर्ण मानते थे। यानी प्लेटो का क्या कहना था, अनुकरण सिद्धांत प्लेटो का भी था। प्लेटो कहते थे कि संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उस वस्तु का अनुकरण करके कोई भी कवि कविता लिखता है, चित्रकार चित्र बनाता है और वो अनुकरण है। और उन्होंने एक और बात कही कि प्रत्येक बिंब, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब विचार से जन्म लेती हैं और क्योंकि सृष्टि का निर्माता ईश्वर है, तो ये विचार, सृष्टि में जितने भी तत्व, जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं, उसका विचार पहले परमात्मा के यानी ईश्वर के हृदय में आया। उसके बाद उसने अपने उस विचार का अनुकरण करके पूरी सृष्टि बनाई। और काव्य, कवि क्या करता है, वो जो सृष्टि परमात्मा के द्वारा बनाई गई है, जो परमात्मा के विचारों का अनुकरण है, उसी के अनुकरण पर वो अपना चित्र बनाता है, कवि कविता लिखता है, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, यानी अनुकरण का भी अनुकरण करता है। इस स्थिति में प्लेटो की मान्यता थी कि क्योंकि परमात्मा के द्वारा बनाई गई जो सृष्टि है वो भी पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि विचार का अनुकरण है, वो आंशिक सत्य है, यानी सत्य से एक कदम की दूरी पर है। सत्य क्या है, विचार जो परमात्मा के हृदय में उत्पन्न हुआ, और उसके अनुकरण से अगर कोई कवि कविता लिखता है, चित्रकार चित्र बनाता है, तो वो सत्य से यानी परमात्मा के हृदय में उत्पन्न हुए उस वस्तु से संबंधित विचार से दुगनी दूरी पर है, यानी सत्य से दूर है। ये विचार किसका था, प्लेटो का। इस बात को ध्यान में रखकर इसे समझेंगे। तो प्लेटो काव्य में बाह्य जगत की वस्तुओं का बिंब प्रस्तुत कर कवि के अनुकरण कर्म को पूर्ण मानते थे, यानी कवि का कार्य इतना ही है कि जो कुछ देखे उस पर लिख दे और काम पूरा हो गया, उसका दृश्य उत्पन्न कर दे। लेकिन अरस्तु ने माना कि कवि प्रकृति या वस्तुओं का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं, अपितु प्रकृति की सर्जन प्रक्रिया का अनुकरण करता है। बहुत ही बारीक और गहरी बात कही अरस्तु ने। प्लेटो ने सिर्फ दिखाई देने वाले दृश्यों को ही कविता में उतारने का अनुकरण को अनुकरण माना, लेकिन अरस्तु ने कहा कि प्रकृति में जो कुछ भी दिखाई देता है केवल उसको ऐसा का ऐसा हूबहू कविता में या चित्रकला में या मूर्तिकला में प्रस्तुत कर देना ही अनुकरण नहीं है, बल्कि इस अनुकरण में उस वस्तु का निर्माण, सृजन की किस प्रक्रिया से होकर गुजरा, उसका अनुकरण करना भी है। यानी उन्होंने मनोभाव, बाह्य जगत के अनुकरण को अनुकरण माना, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हृदय में चल रहे सृजन के दौरान के जो विचार हैं उनके अनुकरण को वास्तविक अनुकरण माना। यानी अनुकरण के सिद्धांत को प्लेटो की तुलना में एक विस्तृत और व्यापक आधार पर लाकर खड़ा कर दिया अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार हर दृश्यमान वस्तु का एक आदर्श रूप होता है। अरस्तु इस बात को समझेंगे। अरस्तु का कहना था कि जितनी भी संसार में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं उन सबका एक आदर्श रूप होता है। आदर्श रूप यानी जिसमें कहीं कोई कमी ही ना रहे, आदर्श रूप होता है। लेकिन जो वस्तुएं हमें संसार में दिखाई देती हैं उनमें से कोई भी आदर्श नहीं होती, जिसकी अभिव्यक्ति अपूर्ण होती है। आदर्श रूप हमारे हृदय में होता है, लेकिन हम जब उसको अभिव्यक्त करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अधूरापन, कोई ना कोई अपूर्णता अवश्य रहती है। इस अभिव्यक्ति की अपूर्णता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अरस्तु का क्या कहना था कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका एक आदर्श रूप होता है, लेकिन जब उस आदर्श रूप को जो हमारे हृदय में है हम सामने अभिव्यक्त करते हैं, चाहे कविता के रूप में, चाहे चित्र के रूप में, चाहे मूर्तिकला के रूप में, वो अभिव्यक्ति हमेशा अपूर्ण ही होती है। यानी आदर्श के पूर्ण रूप की अभिव्यक्ति संसार में नहीं होती। वस्तु का वो अपूर्ण रूप, जब कोई कलाकार उस वस्तु के अधूरे रूप को देखता है, उसकी इसमें अगर ये कार्य और कर दिया जाए, ये बात और जोड़ दी जाए तो ये संभवतः पूरा हो जाएगा। तो ये अधूरापन किसी भी कलाकृति का, कलाकार के
चित्त को, कलाकार के मानस को प्रभावित करता है, उस पर प्रभाव डालता है, उसमें आंदोलन उत्पन्न करता है, तब वो क्या करता है, वह उस अर्ध व्यक्त अपूर्ण रूप को आदर्श रूप में पूर्णता के साथ व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। फिर वो क्या कोशिश करता है, अपनी कला के माध्यम से जो अधूरापन उसे दिखाई दे रहा है, उस अधूरेपन को अपनी कल्पना, अपनी विचारधारा के आधार पर पूर्ण रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुकरण केवल दिखाई देने वाले दृश्य का नहीं है, बल्कि उन मनोभावों का, उन हृदय की भावनाओं का भी है, जो उस वस्तु के पूर्ण स्वरूप से, आदर्श स्वरूप से जुड़ी हुई हैं। यानी एक कदम आगे बढ़ गए अरस्तु प्लेटो से अनुकरण के क्षेत्र में। वह वस्तु को ऐसा रूप प्रदान करता है, वह कौन, कलाकार। और क्योंकि हम साहित्य शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ कलाकार से कवि ही ग्रहण करेंगे। तो वह वस्तु को ऐसा रूप, जब उसके मन में उथल पुथल मच जाती है कि इस सामने की इस वस्तु में ये अधूरापन है, तो उसके अंदर का कलाकार जागता है और वो उसे पूर्ण करने की कोशिश करता है। और पूर्णता में सहयोगी कौन होते हैं, उसके हृदय में विद्यमान वो आदर्श स्वरूप से संबंधित बिंब, दृश्य या विचार। तो वो वस्तु को ऐसा रूप प्रदान करता है कि उससे वस्तु के सार्वभौम और आदर्श रूप का बोध हो जाए। तो वो क्या करता है, वो एक उस वस्तु को जिसका वर्णन कर रहा है, उसे एक सार्वभौमिक रूप में प्रस्तुत करता है और आदर्श रूप जिससे कि उसका अभिव्यक्त हो जाए, ऐसी अरस्तु की मान्यता थी। यानी कवि अपने काव्य के माध्यम से, या कोई भी लेखक या कोई भी कलाकार अपनी कलाकृति के माध्यम से वस्तु के ऐसे सार्वभौम रूप को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है जो सभी स्थान में, सभी समय में, सभी के द्वारा स्वीकृत हो। वही यूनिवर्सल है, वही सार्वभौम है और आदर्श भी हो। अतः प्लेटो अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल मानते थे। यानी अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना, जो दिखाई दे रहा है, अगर पेड़ पर, शाखा पर 4 पत्तियां हैं तो वो 4 पत्तियां ही वहां चित्रित होनी चाहिए। ये था प्लेटो का अनुकरण। लेकिन अरस्तु के अनुसार कलागत अनुकरण प्रकृति के अधूरे कार्य को पूरा करना है। इस बिंदु को आपको ध्यान रखना है। प्लेटो के अनुसार अनुकरण का क्या अर्थ है, अरस्तु के अनुसार अनुकरण का क्या अर्थ है, कलागत अनुकरण करना। और कलागत अनुकरण क्या है, न केवल दृश्यमान कला का अनुकरण करना है, उसके स्वरूप का चित्रण करना है, बल्कि जिस प्रक्रिया से गुजर कर वो वस्तु निर्मित हुई होगी, उसकी उस प्रक्रिया का अनुकरण भी करना है, ताकि उसके आदर्श रूप को अभिव्यक्त किया जा सके। और आदर्श रूप कैसा, जो सार्वभौम हो, यूनिवर्सल हो। अब आती है बात अनुकरण की परिभाषा की। हमने अनुकरण की पृष्ठभूमि पूरी पढ़ ली। अब बात आती है कि अनुकरण को किन शब्दों में अरस्तु ने अभिव्यक्त किया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, क्योंकि अरस्तु के जो सिद्धांत हैं, जो ग्रंथ हैं, वो यूनानी भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए कुछ एक अंग्रेज विद्वानों के द्वारा उनके सिद्धांतों को, यानी उनके ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुदित किया गया। तो जो भी कथन हमें उन विद्वानों के द्वारा मिलते हैं अरस्तु के यूनानी भाषा से अनुदित, उनको हम यहाँ प्रमाण रूप में प्रस्तुत कर अरस्तु के सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एबरक्रॉम्बे एक विद्वान है, उन्होंने अरस्तु के समस्त विवेचन के आधार पर कहा कि अनुकरण का मतलब है तंत्र या टेक्निक। किसने कहा, एबरक्रॉम्बे ने कहा तंत्र या टेक्निक, क्योंकि अरस्तु अनुकरण में सृजन प्रक्रिया का, सर्जन प्रक्रिया यानी किसी भी वस्तु की रचना करते समय वो जिस प्रक्रिया से होकर गुजरकर और निर्मित होती है, उस प्रक्रिया के अनुकरण की बात करते हैं। और उसी बात को ध्यान में रखकर एबरक्रॉम्बे ने अरस्तु के अनुकरण को तंत्र या टेक्निक के रूप में परिभाषित किया। वे लिखते हैं, अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति की प्रक्षेपणीय अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है। इन पंक्तियों को समझ लेंगे। एबरक्रॉम्बे के अनुसार अनुकरण क्या है, अनुकरण वह तंत्र है, वह व्यवस्था है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पना, अपनी अनुभूति और अपनी कल्पना के मिश्रण से जो कुछ विचार उसे उपलब्ध होते हैं अपने हृदय में, अपनी चेतना के स्तर पर, और उनमें से जो भी प्रक्षेपणीय हैं, यानी अभिव्यक्त किए जाने योग्य हैं। अभिव्यक्त किए जाने योग्य को कैसे समझेंगे,
अभिव्यक्त किए जाने योग्य वही होंगे जो उस वस्तु से संबंधित आदर्श रूप को अभिव्यक्त करेंगे। तो यानी जो वस्तु के आदर्श रूप को अभिव्यक्त करने वाले हैं, उनको अभिव्यक्त कर अपने उस आकार को, अपनी उस कलाकृति को जब अंतिम रूप प्रदान करता है, वही प्रक्रिया अरस्तु के अनुसार अनुकरण है। ये कहना है एवरक्रॉम्बे नामक विद्वान का। अरस्तु स्वयं क्या लिखते हैं? अरस्तु कहते हैं, कवि द्वारा कल्पना, संवेदना, अनुभूति, आदर्श आदि का प्रयोग करते हुए वस्तु जगत की गोचर वस्तुओं का पुनः सृजन या पुनः प्रस्तुतिकरण है। यानी अरस्तु के अनुसार अनुकरण क्या है? यहाँ अनुकरण की बात कर रहे हैं। अब अनुकरण को क्या कह रहे हैं कि कवि क्योंकि कल्पनाशील होता है, तो कल्पना के प्रयोग से संवेदना कौन सी? जो दृश्यमान जगत की अलग अलग वस्तुओं को, दृश्यों को देखकर जो अनुभूतियां, जो अनुभव उसने अपने हृदय में इकट्ठा किए हैं, वे संवेदनाएं, अपनी अनुभूतियां और उसके आदर्श रूप, इन सब का प्रयोग करते हुए जितनी भी दृश्यमान जगत में, इस संसार में जो गोचर, गोचर मतलब दिखाई देने वाली, जो दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं, उनको अपनी कला के माध्यम से कवि पुनः सृजित करता है, पुनः निर्मित करता है, पुनः उनकी रचना करता है या उनको फिर से प्रस्तुत करता है। और ये प्रस्तुतिकरण उसका जो वास्तविक वस्तुएं हैं, उनकी अपेक्षा, पूर्वापेक्षा यानी जो पहले से मौजूद हैं, उनकी अपेक्षा अधिक पूर्ण और आदर्श रूप के निकट होती है। और यही कवि के सृजन की जो प्रक्रिया है, पुनः सृजन की जो प्रक्रिया है, वही अनुकरण है। इसका, इस परिभाषा से, इस कथन से ये बात जाहिर हो जाती है कि अरस्तु ने अनुकरण को केवल दृश्यमान जगत की वस्तुओं की नकल नहीं माना, जैसा कि प्लेटो ने माना था। उनके अनुसार पुनः उस वस्तु के आदर्श रूप का सृजन करने की जो प्रक्रिया है, वही अनुकरण है, जिसमें न केवल दृश्यमान जगत का की वस्तुओं का के स्वरूप का अनुकरण करता है, बल्कि उसकी निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर, उसके निर्माण में निहित जो मनोभाव है, जो संवेदनाएं हैं, उसका जो आदर्श रूप है, उसके साथ अपनी कल्पना के मिश्रण से जो रूप वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है, वही अनुकरण है। यानी अनुकरण दृश्यमान जगत की वस्तुओं के साथ साथ मनोभावों का अनुकरण भी है। दोनों बातें यहां ध्यान में रखनी है। अरस्तु ने काव्य को मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति माना। आंतरिक कार्य व्यापार क्या हुए? मनोभाव। अब एक प्रश्न उठता है, प्रश्न क्या कि ये अनुकरण की बात तो इतनी सारी हो गई, लेकिन आखिर अनुकरण का विषय क्या है? अनुकरण किसका करना है? तो इस बात को स्पष्ट करते हैं। अरस्तु के मतानुसार कवि या कलाकार 3 प्रकार की वस्तुओं का अनुकरण करता है। किसका अनुकरण की बात तो कर रहे हैं? दृश्यमान जगत की गोचर वस्तुओं के अनुकरण की, मनोवेगों के अनुकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में स्पष्ट रूप में अगर प्रश्न उठाया जाए कि अनुकरण का विषय क्या है, तो उसका उत्तर देते हुए अरस्तु कहते हैं कि 3 वस्तुओं का कोई भी कलाकार अनुकरण करता है। पहला, थिंग्स एज दे वर और आर, चीजें जैसी थी, एज दे वर यानी जैसी थी, और दे आर और जैसी हैं। पहले जैसी थी और अब जैसी हैं। थिंग्स एज दे आर सेड, चीजें जैसी कही जाती हैं। थॉट टू बी, जैसी सोची जाती है। और थिंग्स एज दे आर और टू बी, और चीजें जैसी होनी चाहिए। देखिए, जो हमारे सामने है, जैसी थी, जैसी है, यानी वस्तु की, किसी भी चीज की वर्तमान स्थिति, जो बाह्य मोटा स्वरूप है, वो कैसा है। दूसरे चरण में आता है कि उसके विषय में हम कहते क्या हैं और सोचते क्या हैं, यानी कल्पना का मिश्रण। और तीसरे चरण में कैसी होनी चाहिए, यानी उनका आदर्श रूप। यही अनुकरण का विषय है। अनुकरण का विषय स्थूल से सूक्ष्म की ओर है अरस्तु के अनुसार। पहले वो दृश्यमान जगत की वस्तुएं जो हैं, उनका अनुकरण करता है, फिर उसके विषय में ये सोचता है कि कैसी मानी जाती हैं जगत में, और उसके हृदय के अनुसार वो क्या सोचता है,
तो यानी कल्पना का मिश्रण करता है अनुकरण में। फिर उसके बाद कैसी होनी चाहिए, इन वस्तुओं का आदर्श रूप क्या है, तब अंततः वो अनुकरण पूरा होता है। तो अनुकरण के विषय ये 3 है, इनको संक्षेप में हिंदी में समझते हैं। चीजें जैसी हैं या जैसी थी, अनुकरण इनका होगा। चीजें जैसी कही या सोची समझी जाती हैं, अनुकरण इनका होगा। और चीजें जैसी होनी चाहिए, अनुकरण इनका होगा। यानी 3 बातों के अनुकरण पर बल दिया अरस्तु ने अपने अनुकरण सिद्धांत में। अरस्तु काव्य का विषय प्रकृति को मानते हैं, और प्रकृति ये केवल प्रकृति पहाड़ नदी नाले ही नहीं है, बल्कि इसमें मानव प्रकृति भी शामिल है। क्यों? क्योंकि वे अनुकरण में मनोवेगों के अनुकरण की बात भी करते हैं, अनुभूतियों के अनुकरण की बात भी करते हैं। अरस्तु की प्रकृति की अवधारणा अत्यंत व्यापक है, जैसा मैंने अभी बताया। उनकी प्रकृति स्थूल प्रकृति नहीं, स्थूल प्रकृति यानी नदी नाले पेड़ पौधे आदि ये सब स्थूल प्रकृति है, अपितु मानव के अंतर जगत की प्रकृति भी है। तो ये उनकी प्रकृति का विस्तृत रूप है। उनकी दृष्टि में अनुकरण भावना प्रधान होता है, यानी स्पष्ट रूप में कहें तो जो बात हम इतनी देर से कह रहे हैं कि मनोवेगों के अनुकरण पर बल दिया अरस्तु ने, यानी भावनाओं का अनुकरण होता है, प्रतीयमान रूप का नहीं। प्रतीयमान रूप जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, कवि या कलाकार उसका यथा तथ्य जैसा है वैसा ही अनुकरण नहीं करता, बल्कि उसमें सोचता है कि इस वस्तु के विषय में और क्या विचार मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं, अपनी अपनी कल्पना मिलाता है, अपनी अनुभूतियों का मिश्रण करता है, अपने संवेगों को मिलाता है, संवेदनाओं को मिलाता है, और उसके बाद एक आदर्श उस वस्तु का स्वरूप निर्मित करता है। तो इस प्रकार अनुकरण भावना का होता है, प्रतीयमान जो दिखाई दे रहा है सामने उसका नहीं होता। उनकी धारणा है कि प्रकृति निरंतर वस्तु के सामान्य रूप से आदर्श की उपलब्धि की ओर प्रयास रहती है। दोस्तों, हमने जो पहले ये जो 3 चरणों की बात की, ये वास्तव में अनुकरण की प्रक्रिया है। पहले हम देखते हैं सामान्य जगत में जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, फिर हम देखते हैं कि इनके विषय में सोचा क्या जाता है, यानी कल्पना आ जाती है, और तीसरे में आता है आदर्श स्वरूप। तो इसी बात को यहां स्पष्ट किया जा रहा है कि प्रकृति निरंतर वस्तु के, प्रकृति कौन सी? प्रकृति यानी मनुष्य की प्रकृति, और मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य यहां कौन है? कलाकार। और कलाकार में भी कौन है यहां चर्चा का विषय? कवि। कवि की प्रकृति क्या होती है, कवि का स्वभाव क्या होता है कि निरंतर वस्तु के सामान्य रूप से उसके आदर्श रूप की उपलब्धि की ओर प्रयासरत रहती है, किंतु वह कई कारणों से इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाती। तब कवि क्या करता है? कवि या कलाकार उसके आदर्श रूप के मार्ग में आने वाले जितने भी कारण हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, उन सबको हटा देता है, क्योंकि कल्पना के स्तर पर वो अपने विचार जगत में उसका एक आदर्श रूप तैयार करता है, प्रकृति की सर्जन प्रक्रिया का अनुकरण करता है कि वो वस्तु जब निर्मित हुई होगी उस रचना प्रक्रिया के दौरान किस किस तरह की स्थितियां आई होंगी, और फिर वो प्रकृति के उस अधूरे काम को पूरा करता है। अरस्तु के अनुसार कलाकार का उद्देश्य आदर्श मनुष्य का चित्रण करना नहीं है। इस बिंदु को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। कलाकार का उद्देश्य क्या नहीं है? आदर्श मनुष्य का चित्रण करना नहीं है, अपितु संभाव्य मनुष्य का चित्रण करना है। अब प्रश्न ये है कि ये संभाव्य मनुष्य क्या है? क्योंकि हमारे जीवन में दोस्तों बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो किसी भी परिस्थिति विशेष में एक मनुष्य किस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, उस प्रतिक्रिया के अनुरूप मनुष्य का चित्रण करना संभाव्य मनुष्य का चित्रण करना है। आदर्श रूप तो ऐसा हो गया कि हर स्थिति में सत्यनिष्ठ ही रहेगा, लेकिन महाभारत में अश्वत्थामा हतो, पीछे से कहा गया नरो वा कुंजरो वा, यानी जब बात सत्य की विजय की हो, असत्य पर सत्य की विजय की हो, यानी असत्य पर सत्य की विजय की बात हो, तो यदि उन परिस्थितियों में कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़े तो मनुष्य लेता है। एक आदर्श मनुष्य क्या करेगा? एक आदर्श मनुष्य करेगा कि हाँ भाई सत्य बोलेगा, क्योंकि सत्यवादी हैं युधिष्ठिर, महाभारत में उन्हीं का प्रसंग है ये। लेकिन संभाव्य मनुष्य क्या करेगा? संभाव्य मनुष्य देखेगा कि यदि आज मैंने यहां सत्य बोला तो निश्चित रूप से असत्य समाज पर हावी होगा,
जो समाज के लिए, प्रकृति के लिए, इस पूरी सृष्टि के लिए घातक होगा। तो ऐसी स्थिति में वो अपने वाक कौशल का सहारा लेता है और कहता है अश्वत्थामा हतो, जोर से और धीरे से कहता है नरो वा कुंजरो वा, यानी हाथी या मनुष्य मारा गया। और इस बात को धीरे कहकर वो अपने सत्य का भी पालन करता है, लेकिन परिस्थिति के अनुकूल निर्णय भी लेता है असत्य बोलने का, क्योंकि समाज की दृष्टि में वो असत्य बोल रहा है। केवल उसके हृदय की चेतना मात्र ये जानती है कि उसने झूठ बोला, उसने सच बोला। तो संभाव्य मनुष्य का चित्रण करना है, अर्थात उन परिस्थितियों में जैसा मनुष्य हो सकता है उसके वैसे रूप का चित्रण करना एक कलाकार का उद्देश्य है। अपने इस कथन की पुष्टि के लिए उन्होंने सम्राट इदीपस, एक नाटक है सम्राट इदीपस जिसका नाम है, उसके नायक सम्राट इदीपस ही हैं, उनका उदाहरण दिया है। जैसे मैंने अभी युधिष्ठिर का उदाहरण दिया, वही स्थिति सम्राट इदीपस की है। सम्राट इदीपस को इस नाटक में, जहां तक मेरी जानकारी में है, बहुत गहराई से मैंने ये नाटक पढ़ा नहीं है, लेकिन उसके बारे में जहां थोड़ी बहुत टिप्पणियां मुझे मिली, तो सम्राट इदीपस को कोई शाप मिला था। उसके कारण वो ये भूल जाते हैं कि जिस स्त्री से वो विवाह कर रहे हैं वो उनकी माता है, और वो अपनी माता से विवाह कर लेते हैं। लेकिन बाद में जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये सामने वाली स्त्री जिससे उन्होंने विवाह किया ये माता है उनकी, तो वे उस विषम परिस्थिति में पढ़कर पश्चाताप करते हैं और निरंतर उस अपनी भूल को सुधारने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति उस विषम परिस्थिति में पढ़कर किस प्रकार का आचरण करेगा, जैसा सम्राट इदीपस ने किया ऐसा ही संभावित आचरण कोई भी व्यक्ति करेगा। यही बात सम्राट इदीपस के चरित्र के माध्यम से अरस्तु ने यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश की है कि किसी भी जटिल परिस्थिति विशेष में पढ़कर कोई भी साधारण मनुष्य किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, किस प्रकार का की गतिविधि करेगा, उसी का चित्रण करना एक कलाकार का उद्देश्य है, न कि आदर्श मनुष्य का चित्रण करना। अब अनुकरण से क्या मिलता है, अनुकरण क्यों अनुकरण किया जाए, अनुकरण से क्या मिलता है, इस बात पर बात करते हैं। अरस्तु अनुकरण की क्रिया से अनुरंजन की उपलब्धि मानते हैं। अनुरंजन यानी मन को आनंदित करना। जब भी कोई किसी कलाकृति को, काव्य कृति को हम पढ़ते हैं, किसी सुंदर कला को हम देखते हैं, तो हमारा हृदय आनंदित हो उठता है, और वही आनंद की अनुभूति अनुकरण की उपलब्धि है अरस्तु के अनुसार। उनके अनुसार ये अनुरंजन, अब ये कोई भी दृश्य, कोई भी काव्य कृति हमें आनंदित क्यों करती है, क्योंकि आम जिंदगी में साधारणतः जैसी स्थितियां हुआ करती हैं उनसे भिन्न होती हैं और गहन होती है, यानी प्रभावशाली और सशक्त होती है। इसलिए वो व्यक्ति के हृदय को आनंदित करती है, क्योंकि यह करुणा और त्रास के भावों से उत्पन्न सुख है और मानव प्रकृति का विलक्षण विरोधाभास है। मानव प्रकृति का विलक्षण विरोधाभास क्या है कि हम सबके हृदय में करुणा की भावना भी होती है और त्रास यानी भय भी होता है, डर भी होता है, सबके हृदय में होता है। लेकिन जब हम व्यक्तिगत संदर्भ में किसी करुण स्थिति में उत्पन्न होते हैं या भयोत्पादक स्थिति में से घिर जाते हैं, तो हमारी स्थिति बहुत विचित्र होती है। लेकिन यदि हम वही दृश्य किसी काव्य कृति में देखते हैं, किसी नाटक में देखते हैं, या किसी काव्य में या किसी ग्रंथ में, साहित्यिक कृति में पढ़ते हैं, तो हमारी स्थिति भिन्न होती है, क्योंकि वहां हमें वो करुणा और भय उत्पन्न करने वाले दृश्य आनंदित करते हैं। यही बात यहाँ पर कही है, और ये मनुष्य की जो प्रकृति है उसका विरोधाभास है। उसमें दो विपरीत स्थितियां हैं कि स्वयं जब वो पढ़ता है अपनी उस प्रकृति, उन विकट परिस्थितियों में, तो वो पीड़ित होता है, घबराता है, परेशान होता है, चिंतित होता है। लेकिन जब वो किसी अन्य को उस परिस्थिति में होते हुए देखता है, तो वो वहां पर आनंद का अनुभव करता है, और यही अनुभव अनुकरण की उपलब्धि है, यही आनंद अनुकरण की उपलब्धि है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो उस अनुकरण में आनंद क्यों करता है, क्योंकि वो स्व से मुक्त हो जाता है। उस क्षण विशेष में वो स्व से मुक्त हो जाता है, उसका साधारणीकरण हो जाता है। रस सिद्धांत में हम साधारणीकरण पढ़ चुके हैं। तब काव्य में जो नायक या नायिका हैं
वो उसके लिए नायक नायिका नहीं रहते, बल्कि एक सामान्य स्त्री पुरुष होते हैं और उनके साथ वो भावनात्मक स्तर पर अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है और उसका हृदय उन्मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के बंधनों, सभी प्रकार की कुंठाओं से मुक्त हो जाता है। और यही कारण है कि वो सामने की पीड़ा में, नायक की पीड़ा में अपनी पीड़ा अनुभव करता है और नायिका के सौंदर्य में अपने हृदय के सौंदर्य को अनुभव करता है। और उसका परिणाम होता है कि उसके हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, वो आनंद का अनुभव करता है। अनुकरण की कुछ अन्य विशेषताएं हैं जिन पर चर्चा हमें करनी चाहिए। पहला बिंदु है, अरस्तु प्लेटो के समान ये नहीं मानते कि कवि द्वारा प्रस्तुत चित्र सत्य से दुगने दूर होते हैं, क्योंकि प्लेटो ने, हमने शुरू में ही चर्चा की थी, प्लेटो ने कहा कि कवि जो कुछ भी करता है, क्योंकि वो अनुकरण होता है, इसलिए वो सत्य से दुगना दूर होता है। उनके अनुसार कवि विश्वव्यापी और चिरस्थायी सत्य का उद्घाटन करते हैं। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अनुकरण के सिद्धांत के द्वारा अरस्तु ने कहा कि कवि विश्वव्यापी यानी यूनिवर्सल फैक्ट, जिसकी हमने बात की थी, सार्वभौम स्वरूप, आदर्श स्वरूप, उसकी और चिरस्थायी सत्य की बात करते हैं। उन्होंने अपने अनुकरण विषयक मत की पुष्टि के लिए कविता और इतिहास पर तुलनात्मक रूप से टिप्पणी की। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा किस प्रकार वो अपने इस अनुकरण संबंधी मत को, कि कवि एक विश्वव्यापी और चिरस्थायी सत्य का उद्घाटन करता है अपने काव्य में, इसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने इतिहास और कविता की, काव्य की तुलना की और उसमें वे लिखते हैं, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ द पोएट टू रिलेट व्हाट हैज हैपेंड, कि ये फंक्शन यानी काम, ये कवि का काम नहीं है कि जो घटित हो गया, जो घटित हो चुका है उसका वर्णन करे, ये कवि का काम नहीं है। बट वॉट में हैपन, कवि का काम क्या है, जो घटित हो सकता है, संभाव्य स्थितियों की चर्चा करनी है, उसे आदर्श मनुष्य की बात नहीं करनी। तो बट वॉट में हैपन, वॉट इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना और नेसेसिटी यानी अनिवार्यता। इसका जो सिद्धांत है कि किसी विशेष परिस्थिति विशेष में पढ़कर क्या संभावना है कि मनुष्य किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेगा, उसका वर्णन करना कवि का काम है। एक बार फिर से देखिए, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ द पोएट, ये कवि का दायित्व नहीं है टू रिलेट व्हाट हैज हैपेंड, कि उसको अभिव्यक्त करे जो घटित हो चुका है, लेकिन उसका काम क्या है, बट व्हाट में हैपन, जो घटित हो सकता है, what is possible according to the law of probability और necessity, अनिवार्यता और संभावना के सिद्धांत के द्वारा जो कुछ संभावना के रूप में घटित हो सकता है, उसका चित्रण करना कवि का कार्य है। The poet and historian differ not by writing in verse or prose, कि एक इतिहासकार, हिस्टोरियन एक इतिहासकार और एक कवि में केवल ये अंतर नहीं है कि एक कविता में लिखता है, राइटिंग इन वर्स यानी एक छंद में लिखता है, और दूसरा प्रोज यानी गद्य में लिखता है। केवल यही अंतर नहीं है, बल्कि और भी अंतर है। अरस्तु लिखते हैं, द डिफरेंस इज दैट वन रिलेट्स व्हाट हैज हैपेंड। अंतर क्या है कि एक तो उससे संबंध स्थापित करता है, यानी उसे अभिव्यक्त करता है जो घटित हो चुका है, एंड दैट इज हिस्टोरियन, यानी वो कौन है, इतिहासकार। द अदर व्हाट मे हैपन, और दूसरा किस बात को अभिव्यक्त करता है कि जो हो सकता है। पोइट्री देयरफॉर इज अ मोर फिलोसॉफिकल एंड हायर थिंग। इसलिए अरस्तु की दृष्टि में कविता अत्यधिक दार्शनिक और उच्च स्तर की वस्तु है। हायर थिंग यानी इतिहास की अपेक्षा अधिक उच्च स्तर की वस्तु है। देन हिस्ट्री फॉर पोइट्री टेंड्स टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल, क्योंकि कविता इस बात पर बल देती है कि जो सार्वभौम है उसका चित्रण किया जाए, लेकिन हिस्ट्री द पर्टिकुलर, हिस्ट्री उस बात पर बल देती है जो विशेष तौर पर घटित हो चुका है। बाय द यूनिवर्सल आई मीन, वो स्पष्ट करते हैं कि जब मैं यूनिवर्सल यानी सार्वभौम शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो मेरा तात्पर्य सार्वभौम से क्या है। तो वे स्पष्ट करते हैं, बाय द यूनिवर्सल आई मीन how a person of certain type will on occasion speak or act, कि किसी, मेरा यूनिवर्सल से मेरा अभिप्राय ये है कि कोई भी मनुष्य, how a person of certain type, एक विशेष प्रकार का मनुष्य किसी विशेष प्रकार की परिस्थिति में ऑन ओकेजन स्पीक, किस तरह की प्रतिक्रिया
में विचार व्यक्त करेगा और एक्ट किस प्रकार का व्यवहार करेगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी, किसके अनुसार, संभावना और अनिवार्यता के सिद्धांत के अनुसार। तो इस प्रकार उन्होंने कविता को श्रेष्ठ प्रकार की वस्तु माना, श्रेष्ठ प्रकार की अभिव्यक्ति माना। ये अरस्तु का प्लेटो से भिन्न मत है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्लेटो काव्य को उपयोगी मानते ही नहीं थे। एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा दोस्तों कि उन्होंने कहा कि सभी कवियों को राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि वे नैतिक स्तर पर, मनोबल के स्तर पर, आत्मविश्वास के स्तर पर व्यक्ति को कमजोर बनाते हैं और उन्हें गुमराह करते हैं। लेकिन इसके विपरीत अरस्तु एक भिन्न प्रकार का विचार रखते हैं। वो कविता के महत्व को स्वीकार करते हैं और उसे उत्कृष्ट कोटि की कृति मानते हैं। इसका अर्थ है, हालांकि मैं समझा चुकी, अर्थात कवि जो कुछ घटित हो चुका है उसका वर्णन नहीं, अपितु जो घटित हो सकता है, जो कुछ संभावना अथवा अनिवार्यता के नियम के अधीन है, उसका वर्णन करता है। कवि और इतिहासकार में गद्य और पद्य लेखन के कारण भेद नहीं है, वरन उसमें वास्तविक भेद ये है कि एक उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका, तथा दूसरा उसका जो घटित हो सकता है, यानी संभावना है। इसलिए कविता इतिहास से अधिक तात्विक और श्रेष्ठ है, क्योंकि कविता सार्वभौम का चित्रण करती है, जबकि इतिहास विशेष स्थिति का, विशेष घटना का। सार्वभौम से मेरा तात्पर्य संभाव्यता अथवा अनिवार्यता के नियम के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष के निश्चित अवसर पर किए गए व्यवहार और बातचीत। इसका निष्कर्ष क्या है? इस कथन का निष्कर्ष है कि अरस्तु मानते हैं कि कविता का मूल अनुकरण और संगीत में है। कविता का जो मूल आत्मा है, जो मूल चेतना है, वो अनुकरण में है। और अनुकरण किसका है? दृश्यमान जगत के साथ साथ आदर्श रूप का, उस सृजन की प्रक्रिया का अनुकरण है, जो 3 चरण हम पहले दिन की चर्चा कर चुके हैं। और दूसरा संगीत। अनुकरण को वह मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति मानते हैं। वह मानते हैं कि अनुकरण से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि बालक अपने से बड़ों की क्रियाओं का अनुकरण कर ही व्यवहार करना सीखता है। इसलिए अनुकरण उनके लिए, उनकी दृष्टि में जरूरी है। और दूसरी बात, क्योंकि अनुकरण की उपलब्धि क्या है? अनुरंजन। तो वह अनुकरण को इसलिए आनंददायक भी मानते हैं। उनके अनुसार ये अनुकरण जन्य आनंद सर्वव्यापक होता है, और यह आनंद हमें इसलिए मिलता है कि हम अनुकृत वस्तु में, जिस वस्तु का हम अनुकरण कर रहे हैं, उस वस्तु में मूल वस्तु का सादृश्य देखते हैं, मूल वस्तु के समान उसको पाते हैं। इसीलिए हम उस अनुकरण को देखकर आनंदित होते हैं और उसे पहचान लेते हैं, उसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। अनुकरण के माध्यम से दुख या भय मूलक वस्तु को भी इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि भय और दुख का निराकरण हो। कितनी विचित्र सी बात है दोस्तों, ध्यान देंगे। अनुकवि अरस्तु कहते हैं कि अनुकरण के माध्यम से जब कोई भी कवि दुख या भय की स्थितियों का चित्रण करता है, तो उन भय और दुख की स्थितियों का चित्रण भी ऐसे करता है कि भय और दुख का दूर हो जाते हैं, यानी व्यक्ति के, पाठक के अपने जो भय और कष्ट हैं, वो उस क्षण विशेष के लिए दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से वो दुख और भय की अभिव्यक्ति करता है और उसे आनंद की प्राप्ति होने लगती है। काव्य कला अरस्तु के लिए, इसको और विस्तार से जब हम विरेचन और त्रासदी सिद्धांत पर बात करेंगे, तब इस बिंदु को आप ध्यान में रखेंगे, इसका और विस्तृत रूप हमें समझ में आएगा। काव्य कला अरस्तु के लिए सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है। वह अपने वर्ग की अन्य कलाओं, यानी मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला से आदि से उपयोगी गुण ग्रहण कर लेती है। इन सब कलाओं के जो श्रेष्ठ गुण है, वो काव्य कला अपने में समेट लेती है, और उसमें उन सभी कलाओं की कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं। और यही कारण है कि वो सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है अरस्तु के लिए। यदि प्रश्न पूछा जाए कि अरस्तु की दृष्टि में सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला कौन सी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए काव्य कला। इस बात को ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ उसमें कुछ अपनी विशिष्टताएं भी होती है, यानी अनुकरण तो करती ही है, सारी कलाओं के श्रेष्ठ तत्वों को समाहित कर लेती है काव्य कला, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ अपनी विशेषताएं भी होती हैं। इसलिए मानव जीवन के विविध रूपों को झलकाने की क्षमता, उन्हें अभिव्यक्त करने की, प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है, वो काव्य कला में सबसे अधिक होती है अन्य कलाओं की अपेक्षा।
नाटक काव्य कला का उत्कृष्टतम रूप है। ये मान्यता है अरस्तु की। इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरस्तु के अनुसार काव्य कला का उत्कृष्टतम रूप कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए नाटक। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर विस्तार से बात की। उम्मीद करती हूं, उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास रखती हूं कि आपको अनुकरण का सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और साथ ही आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत में विचार व्यक्त किए गए और किस तरह से उनके प्रति विरोध प्रकट करते हुए अरस्तु ने अपने विचारों को और अधिक व्यापक और विस्तृत रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।